आगे क्या सब आगे क्या बेटा? नहीं सर, आने के हैं। मुझे बताइए, मैं यहीं पे बैठा हूँ, बताइए मुझे आ जाने के बाद 10 मिनट तक वेट करते हैं उनका। 5 मिनट हो गए। बेटा हेडिंग डालिए कैलकुलेशन ऑफ, हेडिंग डालिए कैलकुलेशन ऑफ वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल।
वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, डाल दिया। बेटा हेडिंग डाल दिए। सर एवरेज की बात क्या है? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है बेटा। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। डाल दिया हेडिंग। हाँ सर। तो फर्स्ट प्रॉब्लम लिखो। फर्स्ट प्रॉब्लम लिखो। कैलकुलेट वेटेड एवरेज। कैलकुलेट वेटेड एवरेज cost of capital. Calculate weighted average cost of capital from the following. From the following. कैपिटल की बात क्या है सर? From the following. सर आवाज नहीं आ रही बराबर। From the following. क्या है? From the following. कैपिटल के बाद From the following. From the following. From the following. Tax rate. From the following tax rate. Equity share capital is equity share capital is 13%. 13%. Equity share capital is 13%, comma, preference share capital is 9%. Preference share capital is 9%. Retained earning is 8%. सर शेयर कैपिटल की बात क्या है? कौन सा शेयर कैपिटल बेटा? इक्विटी की प्रेफरेंस। हाँ सर। इक्विटी शेयर कैपिटल 13%, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 9%, रिटेन्ड अर्निंग 8%, 8%। एंड डिबेंचर इज 5%। एंड डिबेंचर इज 5%। अभी नीचे लिखो, इस वजह से लिखो सोर्सेस, सोर्सेस एंड अमाउंट। ये प्रॉब्लम है बेटा। सबसे पहले सोर्सेस में इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर
कैपिटल 60,000 then retained earning retained earning 20,000 then preference shareholder capital preference share capital 10,000 next debenture 40,000 ये भी लिखो, ये भी प्रॉब्लम है, ये भी प्रॉब्लम है। ये भी लिखो बेटा, ये भी प्रॉब्लम है। कोई अमाउंट अगर नहीं समझते है तो पूछो। इक्विटी शेयर कैपिटल 60,000, रिटेन्ड अर्निंग 20,000, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 10,000, डिबेंचर 40,000। हो जाएगा तो मुझे बताइए, लिख के हो जाएगा तो मुझे बताइए। हो गया क्या? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। क्या कैलकुलेटर है ना सबके पास? हाँ हाँ सर। सर। हाँ देखिए बेटा, अभी कैलकुलेटर का इस्तेमाल थोड़ा ठीक से करना, क्योंकि इसको जरूरत होती है। देखिए बेटा, सबसे पहले हमें जो प्रॉब्लम में दिया हुआ है उसको समझिए आप क्या क्या है। प्रॉब्लम में सबसे पहले टैक्स परसेंटेज दिया हुआ है। उन्होंने क्या किया प्रॉब्लम में, सबसे पहले टैक्स परसेंट देखिए, आप प्रॉब्लम को देखिए। इक्विटी शेयर पे कैपिटल का 13% है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का 9% है, रिटेन अर्निंग का 8% है और डिबेंचर का 5%। ठीक है, ये क्या दिया उन्होंने, इन्होंने टैक्स परसेंटेज दिया, मतलब इतना इतना टैक्स हम क्या करने वाले, पे करने वाले। देन आफ्टर उन्होंने बोला है कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको कैलकुलेट करना। दो चीजें हो गई क्लियर। थर्ड में उन्होंने ये बोला है, देखिए ध्यान से, सबसे फिर उन्होंने प्रॉब्लम में बोला है सोर्सेस। कौन से बेटा, पहला सोर्सेस कौन सा दिया उन्होंने, इक्विटी शेयर इक्विटी कैपिटल। ठीक है, सेकंड कौन सा है, रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन अर्निंग। वेरी गुड, रिटेन अर्निंग, रिटेन अर्निंग। थर्ड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस बोलना बेटा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। फोर्थ डिबेंचर। डिबेंचर।
डिबेंचर। चलो अभी अमाउंट भी आपको पता होंगे, बताइए अमाउंट। 60,000, 60,000 इक्विटी में आएगा। देन 20,000, 20,000 आएगा रिटेन अर्निंग में। देन 10,000 10,000 आएगा प्रेफरेंस शेयर और and 40,000. 40,000। यहां तक क्लियर है बेटा? यहां तक दिया हुआ है कहा? ये प्रॉब्लम में दिया हुआ है। हाँ सर। ये प्रॉब्लम में दिया हुआ है, इसलिए यहां तक हमें प्रॉब्लम दी है। चलो ठीक है। बेटा अभी इसकी टोटल करिए। इसकी टोटल करिए। 1,30,000. 30,000। 1,30,000। 30,000। 1,30,000। देन थर्ड कॉलम नया बनाएंगे हम। थर्ड कॉलम नया बना रहे हैं, वेट। कौन सा कॉलम है ये? कौन सा कॉलम है ये? WEIGST। कौन सा कॉलम बनाएंगे? वेट। वेट का कॉलम बनाएंगे। अभी आपको करना क्या है, इस 60,000 को 60,000 का डिवाइड कीजिए 1,30,000 से। 60,000 को डिवाइड कीजिए 1,30,000 से, कितना आता है? 0.46। 0.46। 0.46। सेम वे 20,000 को डिवाइड करिए 1,30,000 से। 0.15। सेम वे 10,000 को डिवाइड कीजिए 1,30,000 से। 0.07. 0.07। अभी 40,000 को डिवाइड कीजिए 1,30,000 से। 0.30। 0.30। 30। हाँ सर। अभी और एक नया कॉलम बनाएंगे, और एक नया कॉलम बनाएंगे। इस कॉलम को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है बेटा, क्योंकि ये कॉलम आपको ऑलरेडी दिया। आफ्टर टैक्स। आफ्टर टैक्स बताइए कौन सा है, कितना कितना आपको ऑलरेडी उन्होंने प्रॉब्लम में दिया हुआ है, बताइए। 13%. 13%। गुड। देन 9%. सॉरी 9%. ओके। देन 8%. 8%। देन 5%. 5%. 5%। अभी यहाँ पे प्रॉब्लम में नया कॉलम में लिखेंगे। दिख रहा है ना आपको वेटेड एवरेज? यहाँ तक दिखता है ना आपको? हाँ सर। हाँ ठीक है। सर अभी हमारा नेक्स्ट कॉलम है वेटेड कॉस्ट। नेक्स्ट कॉलम में हमारा वेटेड कॉस्ट। अभी यहाँ पे कैलकुलेटर का बहुत सही से इस्तेमाल करना। अभी आपको वैल्यू कैसे निकालनी है, ध्यान से दो। अभी आपको वैल्यू कैसे, ये कितना है? 0.46। कैलकुलेटर में डालिए 0.46 इनटू ये कितना है? 30%. 13%। 13 है ना ये? हाँ सर। हाँ 13 इज इक्वल टू 5.98। फिर से एक बार बता रहा हूं, 0.46 इंटू 13 परसेंटेज नहीं करना, इज इक्वल टू 5.98। लिखिए 5.98। ध्यान दो। अभी क्या है? 0.15 इंटू 9 1.35। Then after 0.07 into 8 is 0.56. Then 0.30 into 5 is equal to 1.5. 1.5.
5। अभी इन सब की टोटल करो। 5.98 प्लस 1.35 प्लस 0.56 प्लस 1.5, 9.39 is your answer. आया सर। 9.39 is your answer. इजी है ना? इजी है ना बेटा? हाँ सर। हाँ हाँ ठीक है, लिख सर। लो। ये लिख लो बेटा अपनी बुक में। वो लिख के अगर लिख के हो जाएगा तो बताना मुझे। ओके क्या बेटा? हो गया सर। हाँ ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखिए बेटा। कैलकुलेट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कैलकुलेट weighted average cost of capital calculate weighted average cost of capital with the following tax percentage. With the following tax percentage. सर कॉस्ट ऑफ के बाद Cost weighted average cost of capital with the following tax rate. With the following tax rate. Equity share 10%. Equity share 10%. Equity share 10%.
preference share also 10%. And debenture is 8%. Sir, preference share 10%. और डिबेंचर सर डिबेंचर है 8%. और ऐसा कॉलम बनाइए, कॉलम रो बनाइए ऐसे, और लिखिए इक्विटी प्रेफरेंस डिबेंचर 70%, 15%, 35%, और मुझे कैलकुलेट करके आंसर बताइए. मुझे कैलकुलेट, मैं ये अमाउंट है उसके, रिटर्न अर्निंग नहीं है उसमें, तो उसका कैलकुलेशन नहीं आएगा. देखिए 70,000, 15,000, 35,000, आप उसका मुझे कैलकुलेट करके बताइए. वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल उसका कितना आएगा. वन लैख 20,000 सर. हाँ, टोटल आता है 1,20,000. आंसर बताइए मुझे फाइनल. अभी वेट निकालो, आफ्टर टैक्स आपके पास है ही, वेट्स निकालो. वेटेड कॉस्ट बेटा, सेकंड वाला वेटेड कॉस्ट वो निकालो, और टोटल करके मुझे आंसर बताओ, फाइनल आंसर. सर आंसर 9.737. हाँ.
क्या है बेटा आंसर? 9.37। हाँ, आगे बेटा सबका। हाँ सर। हाँ सर। 9.42 आंसर है सबका। हाँ सर। ठीक है, बेटा मैंने आपको वीडियोस बनाने के लिए बोला था। मैंने आपको वीडियोस बनाने के लिए बोला था या आपके सीनियर को बोला था? आई डू नॉट रिमेम्बर। बोला था क्या? बोला था सर। बोला था बेटा। उनमें उसमें से किसने बनाया पता है आपको? वीडियो किसने बना के भेजा पता है क्या आपको? हाँ सर। हाँ, वेरी गुड। किसने? किसमें? शीतल ने। शीतल ने सर। शीतल ने वीडियो बना के भेजा और उन्होंने बहुत अच्छा वीडियो बनाया। बेटा आप सब कब बनाओगे? आप सब कब बनाओगे? बेटा आई वांट आंसर। आप सब कब बनाओगे? वैसे वो बनाने के लिए आपको इधर उधर कहीं पे जाने की तो जरूरत नहीं है। नहीं सर लॉकडाउन है, ये अच्छा एक्सक्यूज होता है सर लॉकडाउन है। उसके लिए आपके पास मोबाइल भी है, आपके पास कॉलेज यूनिफॉर्म भी है, और क्या क्या बताने वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ क्या क्या बताना है करके। आई एम राइट? यस सर। यस तो बेटा सर। बनाए, फिर आपने बनाया क्यों नहीं? और आज लेक्चर में इतने कम लोग क्यों है अभी? बताइए कब तक बनाओगे?
सीरियसली सीरियसली बताइए मुझे, कब तक बनाओगे? कम ऑन आंसर, कब तक बनाओगे? सर संडे तक। संडे तक। आज का फ्राइडे, आज का थर्सडे चलेंगे, बट उससे ज्यादा आपको टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी बहुत सारा समय मिल चुका है। बेटा देखो, अभी आखिरी के 5 दिनों में हम कंज्यूमर बायर एंड बिहेवियर पढ़ेंगे। 25 से 30 तक हम कंज्यूमर बायर एंड बिहेवियर पढ़ेंगे, तब तक हम ये कर लेंगे। इसके बाद सर जो एक नया चैप्टर है सब्जेक्ट हमारा, में। हाँ, कंज्यूमर बायर एंड बिहेवियर। ओके। सर पेपर कब है? अगले अगले मंथ के फर्स्ट या सेकंड वीक में। कॉलेज से कनेक्ट रहना बेटा, पेपर कब है उसके लिए। हाँ सर। सर कॉलेज हाँ, ने तो अभी रिजल्ट भी नहीं भेजा। भेजेंगे ना बेटा, जब उनके पास आएगा तब भेज देंगे। जब उनके पास आएगा तब भेज देंगे। उनके पास अगर आएंगे ही नहीं तो वो कहाँ से भेजेंगे? वैसे हो सकता है नीलेश सर सुन रहे हो, बता दो उनको। नीलेश सर, आर यू लिसनिंग? नीलेश सर या फिर पवन सर, सर आर यू लिसनिंग? नहीं, नहीं सुन रहा है कोई। अगर सुन भी रहा होगा तो रिप्लाई नहीं कर रहे। आ जाएगा बेटा रिजल्ट आने के बाद। वैसे भी अच्छा हो गया आपका ग्रेजुएशन, क्या फर्स्ट ईयर किया आपने क्लियरली? फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, सेकंड सेम का एग्जाम नहीं हुआ था ना? नहीं सर। हाँ, सेकंड सेम का एग्जाम ऑनलाइन हुआ फिर? सेकेंड सेम का हुआ ही नहीं सर। सेकंड सेम का हुआ ही नहीं? ओके गुड। प्रमोट कर दिया आपको? हाँ सर। ओके। और ये थर्ड सेम का हुआ एग्जाम? हाँ सर। हाँ सर ऑनलाइन हुई थी ना। और अभी फोर्थ सेम का होगा। हाँ सर। बेटा वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, वैसे भी जब मार्कशीट आपकी बनती है ना, एग्रीगेटिव बनती है। एग्रीगेट परसेंटेज मतलब 5 सेमेस्टर होंगे या 6 सेमेस्टर होंगे या 3 सेमेस्टर होंगे या 2 सेमेस्टर होंगे, वो दोनों एग्रीगेट ही बनता है। उसी के हिसाब से आपका पीजी में आपको एडमिशन के लिए प्रोसेस में डालना पड़ता है एग्रीगेट को। तो आपके वक्त तो ये थोड़ा थोड़ा अभी सीईटी का प्रिपरेशन शुरू कर दो। थोड़ा थोड़ा सीईटी का प्रिपरेशन शुरू कर दो। सर किसका? सीईटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट अगले साल देना है ना? अच्छा, किस किस को एमबीए करना है? बेटा किस किस को एमबीए करना है? सर मुझे। कौन बोला? स्वाति। ओके गुड। और शुभांगी, आपको नहीं करना है? नहीं सर। क्यों? नहीं सर, कुछ दूसरा सोचना है मुझे, एमबीए नहीं करना है। बट भाई, बट भाई बेटा, शुभांगी कम ऑन आंसर करो, क्यों? Why you don't want to do MBA? सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करना है, वेरी गुड।
तो बेटा 2 साल बात कर लो। नहीं सर, उतने दिन तक नहीं सर, मेरे पापा शादी कर देंगे मेरी। अरे बाप रे। इसलिए सर एमबीए नहीं करना है सर, बट कुछ दूसरा ही करना है, एमबीए नहीं करना है। ये नहीं करना, बट बेटा कैसा है, जो कैंडिडेट कैटेगरी से आते हैं उनको फीस नहीं होती है, और आप एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहे हो। मतलब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीजें मिलेंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट, एडमिशन, स्कॉलरशिप और प्लेसमेंट, कंपनी खुद आपके पास आएंगी। तो आई थिंक आपने एक बार तो भी, और कैटेगरी के स्टूडेंट को बहुत सारे अच्छे ये मिलते हैं, एससी और एसटी स्टूडेंट को। तो बेटा अगर आपके साथ पास सच में पॉसिबल होता है तो ठीक है, आपको एमबीए नहीं करना है, इट्स ओके, गुड। नहीं करना है तो नहीं करना, बट आप सीईटी के मेहनत करके प्रिपरेशन करो। इनकेस अगर आपको अच्छा कॉलेज मिल जाता है, जैसे डॉक्टर अम्बेडकर कॉलेज है, दत्ता मेघे कॉलेज है, और रामदेव बाबा कॉलेज है, इनका कट ऑफ ज्यादा निकलता है बेटा। तो नहीं करना है तो बात क्लियर है, हमें हमारे दिमाग में ये बात एक क्लियर है कि हमें नहीं करना, ठीक है, इट्स ओके। बट अगर सीईटी प्रिपरेशन करने के बाद अगर आपको अच्छे मार्क मिलते और आपको ये कॉलेज अगर मिलते तो कर लेना। और यहाँ भी फी नहीं है बेटा, कैटेगरी के स्टूडेंट को यहाँ भी फीस नहीं है। यहाँ भी उनको सिर्फ आई थिंक उनको मतलब मैंने जब किया था मुझे तो कुछ पे नहीं करना पड़ा था, बट आई थिंक 2 से या 3 हजार रुपये पे करना पड़ता है, अदरवाइज नथिंग। सर अदरवाइज नथिंग। और आप, हाँ सर सीईटी की एग्जाम कब देनी पड़ती है? फाइनल ईयर में जब आप अपियर होंगे ना, जैसे अभी आपके सीनियर अपियर होने वाले, जैसे अभी सर आपके कॉलेज जब में आप रहती है क्या? नहीं कॉलेज में नागपुर में होती है बेटा, नागपुर में होती है हाँ वो, ऑल महाराष्ट्र लेवल पे होती है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। हर महीने के मार्च में आ जाती है, हर साल के मार्च में आ जाती है, बट इस बार लेट हो गई तो अगली बार भी लेट होंगी। तो बेटा करना नहीं है इतना, आपको तो फोकस क्लियर है कि मुझे एमबीए नहीं करना है, कॉम्पिटिटिव के साथ तरफ जाना है, ठीक है। हाँ सर। बट अगर एक बात अगर आप सोचते हो, अगर आप मेहनत करते हो सीईटी के लिए, और सीईटी के मेहनत करने के बाद अच्छा स्कोर लाते हो, आप ये कॉलेज में से कोई भी एक कॉलेज को अगर ला लेते हो विदाउट एनी फीस, फीस नहीं भरना पड़ता वहां पे, अगर आपको ये 3 कॉलेज 4 कॉलेज में से कोई कॉलेज मिल जाता है बेटा, तो यकीन मानो 4 से 5 लाख रुपए पैकेज का आपको प्लेसमेंट मिलेगा, मतलब मिलेगा आपको, मतलब सभी को। अगर ये 3 से 4 कॉलेज में अगर आपका एडमिशन हो जाता है और मिल जाते हैं आप, हाँ सर। तो बेटा बहुत अच्छी बात है। इसलिए नहीं करना है तो क्लियर तो है आपको, बट आप ट्राई करिए, सीईटी पे फोकस करिए। हाँ सीईटी का सर। सिलेबस निकाल लीजिए, लॉजिकल रीजनिंग होता है, रीजनिंग होता है, एनालिटिकल होता है। अगर आपको चाहिए तो मैं क्लासेस ले लूंगा उसकी, सीईटी की प्रिपरेशन की, आपके सबके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, बट आप मेहनत करिए। हाँ सर। नहीं करना है तो क्लियर है ना, ठीक है, नहीं 2 साल सर, नहीं बट देना। ये पता नहीं था सर, सीईटी की एग्जाम सर, ये पता नहीं था। हाँ बेटा, सीईटी अगर देते हो तो आपके लिए नहीं हो, सबके हाँ लिए सर। बेटा, सबके लिए। इवन हाँ ओबीसी सर। वालों को भी 50% स्कॉलरशिप होता है, 50% माफ होता है। ध्यान से सुनो, दोज हु आर बिलोंग्स टू ओबीसी कैटेगरी, देयर आर 50-50% क्राइटेरिया ऑफ इन द फीस। 50% पे करना होता है आपको, आपको 50% माफ होता है, ठीक है। बट शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को 100% माफ होता है, 100%। बस ओबीसी के लिए 50% माफ होता है। बट बेटा यकीन मानिए, अगर आप सीईटी में मेहनत करते हो, आप अच्छा कॉलेज ले लेते हो कि नहीं, अच्छा हाँ कॉलेज सर। अगर आप ले लेते हो कि नहीं, तो यकीन मानो आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। और एक बात और बता था बेटा, अगर आपने एमबीए कर रहे हो ना, तो एकदम गौर करना, एकदम फॉलो करना कि आप बैंकिंग सेक्टर की तरफ जाओ। हाँ सर। बस बस वही एक ऐसा सेक्टर है फिलहाल में जहां पे ज्यादा रिसेशन का इफेक्ट नहीं होता। कोरोना का तो इफेक्ट नहीं हुआ उसमें, कोरोना का इफेक्ट हुआ क्या? नहीं ना। नहीं। इवन लेक्चर लोगों पे कोरोना का इफेक्ट हो गया, बट माय फ्रेंड, दोज हु डन एमबीए विथ मी and they are doing job with banking sector, they did not get any lockdown effect। उनको कोई लॉकडाउन का इफेक्ट नहीं, उनका जॉब जैसा चालू था वैसे ही चालू था, बस लेक्चरर लोग बेरोजगार हो गए, बाकी सब हो गए बेटा। सिर्फ मेरे जो दोस्त बैंकिंग में थे ना, वही अच्छे से काम करे। तो देखिए वहां पे मार्केटिंग भी, आप मार्केटिंग की फील्ड में भी जा सकते हो आप,
आप वहाँ पे सेल्स में एचआर में भी जा सकते हैं। अनदर फील्ड एचआर भी अच्छी एक फील्ड है वहाँ पे बैंकिंग सेक्टर में। बोलिए। सर सर हाँ, एचआर फील्ड में क्या मतलब, थोड़ा सा एचआर फील्ड में मतलब क्या करना पड़ता है? एचआर फील्ड में बेटा जैसे आपके जैसे एक हेड एचआर होता है, उसके कुछ असिस्टेंट होते हैं, उनके कुछ एग्जीक्यूटिव होते हैं। तो वो क्या करते हैं बेटा, आपके कंपनी में अगर 50 से 60 या फिर कोई कोई कंपनी में 1.5 लाख एम्प्लॉय काम करते हैं, कोई कोई एम्प्लॉय में 100 200 150 300 500 लोग काम करते हैं। तो एचआर का ये काम होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का ये काम होता है कि उनका जितना भी रिकॉर्ड है एम्प्लॉय का, उसको मेंटेन करना है। एम्प्लॉय को रिकॉर्ड को मेंटेन करना है प्रॉपरली। विद इन आफ्टर सम टाइम उनको अप्राइजल देना पड़ता है, उनका परफॉर्मेंस किस तरीके से जा रहा है, कंपनी के मुताबिक जा रहा है नहीं जा रहा है, वो परफॉर्म कर रहा है टास्क नहीं कर रहा है, वो सारे रिकॉर्ड को मेंटेन करने का काम एचआर करता है। कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज को संभालने का काम, उनको देखरेख करने का काम, उनको प्रॉपर टास्क अलॉट करने का काम कौन करता है? एचआर करता है। सर आपने दी है सीईटी की एग्जाम? बेटा सीईटी थी तभी तो एमबीए होना, विदाउट सीईटी एमबीए नहीं होता। गवर्नमेंट का रूल है, गवर्नमेंट का हाँ सर। रूल है। उसका रूल ये है, विदाउट एनी एंट्रेंस आपका कोई भी कॉलेज में एडमिशन नहीं होता है। अगर मैंने एमबीए किया हो तो सीईटी दिया ही होगा ना। सॉरी सर, मुझे पता नहीं था सर सीईटी के बारे में। बट हमारे वक्त क्या हुआ था बेटा, हमारे वक्त उन्होंने रूल चेंज किया था। हमारे वक्त मैट आया था, सीईटी कैंसिल होके मैट में निगेटिव मार्किंग थी हमारे वक्त। बट सीईटी में निगेटिव मार्किंग आई थिंक रहती है नहीं रहती है पता नहीं, आप चेक कर लेना। बहुत दिन हो गया मैंने नोटिफिकेशन चेक नहीं किया है, आप चेक कर लेना अगले साल जब वैल्यू देता है बेटा एमबीए, बहुत वैल्यू देता सर है। नहीं बेटा, जब मेरा ग्रेजुएशन था ना तो मुझे कोई बताने वाला था और ना मैं इतना सीरियस था अपने करियर को लेके। बस करना है इसलिए करना है, नहीं तो मैंने ग्रेजुएशन भी अपना ठीक से नहीं किया, अपना पोस्ट ग्रेजुएशन ठीक से किया। एमबीए मैंने जीएनआईटी में एमबीए किया। जीएनआईटी की तब की बैच, उनको मतलब एडमिशन के लिए बहुत रश रहता था वहां पे एडमिशन के लिए। जिस साल मेरा एडमिशन हुआ था उस साल, अभी नहीं रहता उतना, बट जिस साल मेरा हुआ ना उस साल बहुत रश रहता था। हर कोई जीएनआईटी में जाना चाहता था। गुरु नानक कॉलेज था, बहुत है अभी भी, बहुत अच्छा कॉलेज था, तो हर कोई जाना चाहता था। बट अभी उतना नहीं रहा है, उतना उसका इम्पोर्टेंस उतना नहीं रहा है। तो ग्रेजुएशन में उतना सीरियस नहीं था, बट जब एमबीए किया और जब मैंने अपने फैकल्टी को देखा जो वो किस तरीके से पढ़ाते थे बताते थे, उसके बाद सोचा कि नहीं बनना है तो इनके जैसे बनना है तो इनके जैसे बनना है, क्योंकि दे हेल्प वेरी वेल। मुझे मेरे जो जसपाल गिडवानी करके एक मेरे एचओडी है, हमेशा बात करते हैं। उसी दिन बात हुआ उनसे, सीईटी के बारे में पूछा मैंने, आपके सीनियर को देना दे रहे हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई और वो हमेशा गाइड करते हैं। वो हमें, वो एचओडी अभी अकाउंट पढ़ाते हैं, उनका देख के तो अकाउंट पढ़ा रहा हूँ। अकाउंट पढ़ाते हैं, नेट है 2 बार नेट है, एमबीए एमकॉम नेट है। लाइक मी, मैं भी एमबीए एमकॉम सेट हूँ, नेट नहीं। तो उसी तरीके से बेटा प्रिपरेशन करो, नहीं करना है तो नहीं करना है, इट्स ओके, दैट डजंट मैटर एट ऑल। बट अगर आप नहीं अच्छा, सर, अब करना है सर। हाँ अगर आप अच्छा कॉलेज मिलता है तो बेटा व्हाई नॉट, एंड यू हैव नो फीस। आपको फीस नहीं है, शेड्यूल कास्ट में आते हो ना। हाँ सर। हाँ तो फिर प्रॉब्लम ही नहीं है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं। और जो आप यहाँ पे ग्रेजुएशन में अगर आपने सीरियसली किया हो ना तो एमबीए उतना टफ भी नहीं जाता। एक बात ध्यान में रखो, अगर आपने ग्रेजुएशन में सीरियस स्टडी किए हो, आपका बेस अगर क्लियर रहता है तो आपका हाँ सर। पीजी में उतना ज्यादा टफ नहीं जाता है, क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट रहते हैं, सब थोड़ा सा एडवांस रहता है। जैसे अभी आप पे बैक पीरियड सीखे हो तो वहां पे एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, नेट प्रेजेंट वैल्यू, ये मतलब थोड़ी आगे की स्टेप सीखोगे। यहाँ पे अगर आप कैश फ्लो स्टेटमेंट सीखे हो, फंड फ्लो स्टेटमेंट सीखे हो, लास्ट ईयर बजट सीखे हो, रेशियो सीखे हो, बीईपी सीखे हो, तो उसके थोड़ी एडवांस स्टेप रहते हैं, बाकी कुछ नहीं रहता।
हाँ सर। हाँ, तो इसलिए बोल रहा हूँ बेटा, अगर आपको मौका मिलता है तो आप करिए, ठीक है? हाँ सर। ठीक है, हाँ सर। मिलते हैं कल। थैंक यू सर। हाँ बेटा।